हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो वीडियो लेक्चर्स चल रहे थे उनमें हमने जो इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ा था वो था आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, ये टॉपिक आपके 11th क्लास में भी है। 11th की जो फिजियोलॉजी दी हुई है, एनिमल फिजियोलॉजी, उसके अंदर भी टॉपिक्स हैं, तो वो बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। रेस्पिरेशन में एक टॉपिक है आपके ब्रीथिंग या संवातन, है ना। एक बहुत इजी सा टॉपिक है कि वायु को अंदर लंग्स में लेना और लंग्स से इसको बाहर निकालना। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक था वो मैं आपको बता चुका, जो लास्ट वीडियो था आपके, कि जो हमारे बाह्य नासा छिद्र हैं, है ना, जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं, इनसे नेज़ल कैविटी एंड इंटरनल लेयर्स, और ये ग्लोटिस को क्रॉस करता हुआ, जो लैरिंग्स वगैरह को क्रॉस करता हुआ ट्रैक किया, और उसके बाद में लंग्स में चला जाएगा। एंड उसके बाद में वापस से फिर इसी रास्ते से जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल के आएगी। ठीक, अभी ब्रीथिंग में दो चीज़ें हैं, एक निश्वसन, एक उच्छ्वसन। सबसे सिंपल टॉपिक है, एयर को अंदर लेना, ये आपके निश्वसन या इंस्पायरेशन है। इस एयर को बाहर निकालना, ये आपके उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन है। जो इंस्पायरेशन है इसको इनहेलेशन भी कहा जाता है, और जो आपके एक्सपायरेशन है इसको एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, वायु को अंदर लंग्स में लेना और लंग्स से इस वायु को बाहर निकालना एज ए नॉर्मल कंडीशन, इसको हम ब्रीथिंग या संवातन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है ये किस तरीके से होती है, देखिए ये एक आउटलाइन डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इससे बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये रिब्स हैं, ठीक है ना, यहाँ एक केज है, ये कि पिंजरा बना हुआ है ना, ये रिब्स ने बनाया हुआ है, ये पसलियों ने बनाया हुआ है। इस तरीके से ये पसलियों ने एक केज बनाया हुआ है। इस केज के अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट ये प्रोटेक्ट हैं, ये सुरक्षित हैं। ठीक है, अब ये रिब्स हो गई। रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं, जो पसलियाँ उपस्थित हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल्स या अंतरपश्चुक पेशियाँ कहा जाता है। ठीक है ना, इनके अंदर कंट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है, यानी ये संकुचित भी होती है और इनमें शिथिलन भी होता है। और इन दोनों प्रोसेस के एक यहाँ पे एक ऑर्गन और भी है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, या इसको हम कहते हैं तनुपट। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें इंस्पायरेशन की, कि इंस्पायरेशन कैसे होता है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायु मैंने अंदर ली, ठीक, ये जो प्रोसेस था ये था इंस्पायरेशन या निश्वसन। ठीक है ना, इन अंदर जाना। ठीक है, अब जब ये वायु अंदर जाएगी तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है ना, ये बड़ी हो जाएगी, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये वॉल्यूम क्यों बढ़ा, तो एक तो क्या है कि जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं, डायफ्राम की जो पेशियां हैं, उनके अंदर कंट्रैक्शन हुआ, उनके अंदर संकुचन हुआ। एक जो रिब्स के बीच में या पसलियों के बीच में जो मसल्स हैं, जिनको हमने इंटरकोस्टल मसल्स कहा, है ना, इनके अंदर संकुचन हुआ। पसलियों के बीच में पाए जाने वाली जो मांसपेशियां हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स या अंतरपश्चुक पेशियां कहा जाता है। ठीक, डायफ्राम हमारी थोरेसिक और जो एब्डोमिनल कैविटी उसके जंक्शन पर है। ठीक, ये एक गुंबदनुमा शेप होती है इसकी डायफ्राम की। तो डायफ्राम मसल्स और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन हुआ, उनके अंदर संकुचन हुआ। आगे की तरफ ये स्टर्नम है। ठीक, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि ये हमारी पसलियाँ हैं, ये हमारी रिब्स हैं। ठीक है, ये आगे की तरफ जो बोन है ये स्टर्नम है, इसको रोस्ती कहा जाता है। ठीक, ये पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको हम कशेरुकदंड भी कहते हैं। ठीक, पीछे की तरफ से रिब्स आ रही हैं स्टर्नम की तरफ, यानी कि जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना, इससे जुड़ी हुई हैं,
और जो इनका आगे का जो एंड है ना, कुछ पसलियों का, वो आगे स्टर्नम तक पहुंच रहा है। ठीक, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, 12 पेयर, और ये कि केस बना रही हैं, है ना, एक पिंजरा बना रही हैं। इस पिंजरे के अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट ये प्रोटेक्ट हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चों, देखो ये इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, यहाँ पे ये डायफ्राम है ही, ठीक है ना। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम की जो मसल्स हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं, इनमें संकुचन हुआ। इस संकुचन से पसलियाँ ऊपर की तरफ खिंचती हैं। आप देखें, पसलियाँ आगे की तरफ आई, स्टर्नम भी ऊपर की तरफ हुआ। इन दोनों प्रोसेस से क्या हुआ, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, इसका जो वॉल्यूम था, इसका जो आयतन है वो बढ़ गया। जब इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो वायु है, बाहर की तरफ जो वायु है, ठीक है ना, उसका दाब हो गया ज़्यादा अंदर की वायु से। जब बाहर दाब ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वायु बाहर से कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ आएगी, वो सीधी लंग्स में जाएगी। इस प्रोसेस को आपने कहा निश्वसन या इंस्पायरेशन। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो डायफ्राम की मसल्स हैं, इनके अंदर संकुचन हुआ। इस संकुचन के फलस्वरूप हमारी थोरेसिक कैविटी का जो आयतन है ये बढ़ा। तो अंदर जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ तो एयर का जो दाब है वो कम हो गया, क्योंकि वो वॉल्यूम बढ़ गया, और बाहर वायु का दाब हो गया ज़्यादा, तो वायु अंदर प्रवेश करेगी हमारे लंग्स में। ठीक है ना, ये प्रोसेस कहलाती है इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन होता है तो हमारी थोरेसिक कैविटी का जो आयतन है ये बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं, ये इंस्पायरेशन है, ये एक्सपायरेशन है। एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है आप देखें, अब इन मसल्स के अंदर, डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, इनके अंदर क्या होगा कि रिलैक्सेशन होगा, शिथिलन होगा। इस शिथिलन की वजह से, है ना, ये जो पसलियां हैं नीचे की तरफ आएंगी। फिर क्या है कि रिब्स के अंदर थोड़ा वेट भी है, वज़न भी है, इस वज़न की वजह से नीचे की तरफ आएंगी, स्टर्नम नीचे की तरफ आएगा। इस समय क्या होगा, जो ये थोरेसिक कैविटी है, ये वक्षीय जो गुहा है, जहाँ पर हमारे लंग्स मौजूद हैं, हमारे फेफड़े मौजूद हैं, इसका आयतन कम हो जाएगा। जब ये छोटी हो जाएगी तो अब यहाँ पर जो वायु का दाब है बढ़ जाएगा बाहर की तुलना में, बाहर के कंपैरिजन में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंदर जो एयर भरी हुई है हमारे लंग्स में, वो कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। अभी देखो, इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन, क्योंकि अभी थोरेसिक कैविटी छोटी हो गई तो एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है ना, इसको उच्छ्वसन भी कहा जाता है। इन दोनों प्रोसेस को, ये रेस्पायरेशन का एक पॉइंट है, ये एक रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन। ठीक है ना, तो इन दोनों को, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हम बोलते हैं ब्रीथिंग या संवातन। क्लियर? ठीक। एक जो हेल्दी पर्सन है, एक जो स्वस्थ मनुष्य है, वो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रीथिंग में और हार्ट बीट में। ध्यान रख लेना, हमारे हार्ट का जो पल्सेशन रेट है वो पर मिनट है अबाउट 72 टाइम्स, है ना, यानी कि 72 बार हमारा हार्ट पल्सेशन करता है। बट आप ध्यान रखें कि ब्रीथिंग ये सांस लेना है ना, तो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 16 टाइम पर मिनट है। ठीक है ना। एक जो न्यू बॉर्न बेबी है, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, जो शिशु है, नवजात शिशु, उसमें यही ब्रीथिंग अबाउट 40 भी होता है, 40 के आसपास होता है। ठीक है ना, उसमें ब्रीथिंग रेट ज़्यादा है। एलिफेंट्स के अंदर ये 6 टाइम पर मिनट होता है। ठीक है। और जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ब्रीथिंग नहीं करता। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एम्ब्रियो फर्स्ट जो ब्रीथिंग करेगा वो यूट्रस से बाहर आने के बाद में, जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, यानी कि माँ के गर्भ से जब वो बाहर आ जाता है तो वो फर्स्ट टाइम ब्रीथिंग करता है। यानी कि जब
एक एम्ब्रियो या भ्रूण यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो वहाँ ब्रीथिंग नहीं करेगा, हार्ट उसका पल्सेशन करेगा, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात हो गई, ठीक है। अब यदि हम चलिए ये चीज़ अभी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों डायग्राम आप देख लें, है ना, यहाँ किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं है। अब एक जो यहाँ एक सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, है ना, फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमताएं, ठीक है ना। इनका जो मेज़रमेंट किया जाता है, जो मापन किया जाता है, वो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है स्पायरोमीटर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज हम इस लेक्चर में बात कर लेते हैं फुफ्फुसीय आयतनों की, ठीक है, फुफ्फुसीय आयतन के बारे में, ठीक। अब सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है ना, आपने एयर अंदर लिया, एयर को बाहर निकाला। आपने जब एयर को बाहर निकाला तो भी हमारे लंग्स खाली नहीं हैं, ठीक है ना, तब भी उनके अंदर एयर बची हुई है। तो एज ए नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मैं एक सबसे पहले जो ये फुफ्फुसीय आयतन है, पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, इसमें फर्स्ट आप देखें टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन, इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको समझेंगे तो बाकी के सारे के जो छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट आप टाइडल वॉल्यूम की बात करें, ठीक। मैंने इंस्पायरेशन किया ये एज ए नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। यहाँ तो मैंने फिर भी थोड़ा आपको वीडियो में क्लियर नज़र आए इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से किया, पर मैं एक जनरल जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता हूँ, ठीक। अब जो एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी कि निःश्वसन के दौरान मेरे लंग्स में जो वायु जा रही है वो टाइडल वॉल्यूम है, वो ज्वारीय आयतन है। अब जब ये वायु अंदर गई है तो ऑब्वियसली एक्सपायरेशन भी होगा, वायु बाहर भी आएगी। ये जो वायु भरी जाती है इंस्पायरेशन में और जो वायु एक्सपायरेशन में बाहर निकाली जाती है वो कहलाएगा आपके टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। तो एक बार में 500 ml, लगभग 500 ml एयर हम लंग्स में भरते हैं एज ए जनरल कंडीशन। जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, सामान्य हम जब संवातन करते हैं, और इतनी ही वायु हम एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम पर मिनट की बात करें कि एक व्यक्ति एज ए नॉर्मल कंडीशन 1 मिनट में कितनी एयर अंदर लेता है, ठीक है, तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई, आपने 500 ml इन वन टाइम, ठीक है ना, एक बार में हमने 500 ml की बात की, तो आप ये देखें आप रेस्पायरेशन कर रहे हैं 12 से 16 बार, ठीक है, तो 12 पंजे 60, तो ये हो गया आपके, देखें आप यहाँ पर $500 है, और यदि आपने 12 बार रेस्पायरेशन किया तो 6000, ठीक है ना, और यदि 16 बार किया तो आपके हो गया 8000 ml पर मिनट। देखें 12 से 16 टाइम आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो एक बार में आपने इंस्पायरेशन किया तो आपने कितनी एयर अंदर ली, 500 ml, और यदि आप 12 बार इंस्पायरेशन कर रहे हैं, 12 बार ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 12 टाइम यदि आप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 500 को 12 से, ठीक है ना, 6000 आया, ठीक है। और अब यदि हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, अपन करें 12 से 16 बार, है ना, इतना हमारा एक ब्रीथिंग होता है। तो यहाँ पर ये फिर
8000 आ गया। तो 1 मिनट में जो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं उसमें हम 6000 से 8000 ml पर मिनट एयर अंदर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो आपने इंस्पायरेशन किया यानी एक सामान्य निश्वसन के दौरान जितनी वायु अंदर ली गई है दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, और जितनी बाहर निकाली गई है दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके निश्वसित आरक्षित आयतन, इंस्पायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, और एक है उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। जैसे मैंने कहा इंस्पायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, निश्वसित आरक्षित आयतन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लंग्स कभी भी खाली नहीं होते, चाहे हम एक्सपायरेशन कर दें यानी उच्छ्वसन कर दें तब भी हमारे लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत एयर बची रहती है। तो जैसे मैंने एक बार इंस्पायरेशन किया, इसके बाद में मैं और एयर अंदर अभी ले सकता हूँ यदि मैं मसल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रैक्ट करूँ। मैंने एज ए नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद और वापस से फिर मैंने और एयर अंदर ले ली। ठीक है। अब मैं एक्सपायरेशन करता हूँ, है ना, उच्छ्वसन करता हूँ यानी एयर को बाहर निकालता हूँ। मैंने एक बार एयर बाहर निकालने के बाद में एयर और बाहर निकाली। ठीक। तो अब देखो ये चीज़ अब आपके समझ आ जाएगी। निश्वसित आरक्षित आयतन क्या है कि आपने एक बार जो इंस्पायरेशन किया एज ए नॉर्मल कंडीशन यानी जो टीवी किया, टाइडल वॉल्यूम जो था हमारा 500 ml था, अब मैं इसके बाद और एयर अभी अंदर ले सकता हूँ। ठीक। ये जो वॉल्यूम है ये कहलाएगा निश्वसित आरक्षित आयतन। सामान्य निश्वसन के दौरान जो एयर ली गई है उसके बाद अधिकतम निश्वसित की जाने वाली वायु का जो आयतन है उसको कहा जाएगा इंस्पायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम या निश्वसित आरक्षित आयतन। आपने एज ए एक बार नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया, इसके बाद आप और इंस्पायरेशन कर सकते हैं और एयर अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं। वो जो एयर भर सकते हैं आप उसी को हम बोलेंगे निश्वसित आरक्षित आयतन। क्लियर हो गया बात। अब इसको अपोजिट कर लें। एक बार में जो एक्सपायरेशन हो रहा है 500 ml, इसके बाद जैसे मैंने अब एक्सपायरेशन किया, अब इसके बाद मुझे और एयर बाहर निकालनी है। ये जो मैंने एयर बाहर निकाली है ये कहलाएगी आपके एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है। यहाँ पर जो निश्वसित आरक्षित आयतन है इसका जो मान होता है वो लगभग 3000 ml होता है, और जो एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम है उसका जो आयतन है वो 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml होता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक टॉपिक है आपके अवशेषी आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। जब आपने एक बार एयर को बाहर निकाला, ठीक, जैसे एक्सपायरेशन किया एज ए नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, अब ERV किया और अधिकतम बलपूर्वक मैंने एयर को बाहर निकाल दिया यानी कि अब हो गया उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। इसके बाद में भी अभी लंग्स के अंदर एयर बची हुई है। ये जो बची हुई एयर है इसका जो आयतन है ये कहलाएगा अवशेषी आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका जो मान होता है ये लगभग 1200 ml होता है। ठीक है। अब बच्चों एक बार फिर देख लो, है ना, बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं और ये हमारा फिजियोलॉजी का एक टॉपिक और अभी कंप्लीट होने वाला है, रेस्पायरेशन। सर्कुलेटरी डाइजेशन सिस्टम हम करा चुके, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस आप लोग पढ़ चुके। ठीक है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जो कंडीशंस हैं, प्रेजेंट की जो कंडीशंस हैं उनसे ज़्यादा विचलित होने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जो कंटेंट हैं वो ऑनलाइन मिलते रहेंगे। ठीक। अभी देखें आप, मैंने एक बार ब्रीथिंग की बात करी, रेस्पायरेशन में एक टॉपिक है संवातन या ब्रीथिंग।
जब हम वायु को अंदर लेते हैं और वायु को बाहर निकालते हैं लंग्स में से, इस प्रोसेस को हम संवातनीय ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, वायु को सामान्य अंदर लेना, बाहर निकाला, दैट इज ब्रीथिंग। ठीक है, एक में इंस्पायरेशन हो गया, एक में एक्सपायरेशन हो गया। जब इंस्पायरेशन होता है तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनके अंदर कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, डायफ्राम की जो मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शन। इन दोनों प्रोसेस के फलस्वरूप जो थोरेसिक कैविटी है इसका जो आयतन है बढ़ जाएगा, क्योंकि पसलियाँ ऊपर की तरफ आएंगी, स्टर्नम ऊपर की तरफ आएगा। जब थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अंदर जो आयतन है थोरेसिक कैविटी का वो ज़्यादा हो गया तो वायु का जो दाब है वो तो कम हो जाएगा। आयतन बढ़ने से दाब कम हो गया, बाहर की तरफ क्या है, एयर का दाब ज़्यादा है तो एयर सीधी अंदर जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्पायरेशन या निश्वसन। सेकंड, इसके अपोजिट टॉपिक देखें, जब इनमें शीतलन होगा, इन मसल्स के अंदर जब शीतलन होगा तो क्या होगा, और फिर रिब्स के अंदर वेट भी है तो पसलियाँ अपने वजन की वजह से नीचे आएंगी, मसल्स के अंदर शीतलन हो ही रहा है तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी जो वक्षीय गुहा है इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो अंदर दाब बढ़ जाएगा वायु का, और बाहर दाब रहेगा कम तो क्या होगा, अंदर की जो वायु है जो हमारी वक्षीय गुहा के अंदर भरी हुई है ये सीधी बाहर निकलेगी। इसको हम बोलेंगे उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को हम एक साथ मिला के बोलते हैं संवातनीय ब्रीथिंग। एक हेल्दी पर्सन जो एडल्ट पर्सन है उसके अंदर जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 16 टाइम पर मिनट है। ठीक है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं या शिशु हैं, शिशुओं के अंदर ये ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये श्रूज जो होते हैं, जो सबसे छोटे जो स्तनधारी होते हैं जिनको हम छछूंदर वगैरह बोलते हैं, इनके अंदर जो ब्रीथिंग रेट है वो 120 टाइम पर मिनट भी होती है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना हार्ट का पल्सेशन अलग है और ब्रीथिंग रेट अलग है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर, जो एडल्ट पर्सन के अंदर जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 16 टाइम पर मिनट है। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो पल्सेशन नहीं, एम्ब्रियो ब्रीथिंग नहीं करता, सॉरी, है ना, कारण वो फर्स्ट टाइम जो उसकी ब्रीथिंग होती है वो यूट्रस से बाहर आने के बाद होती है, गर्भाशय से बाहर आने के बाद होती है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स और हैं इसके अंदर, फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमताएं। आज हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक सामान्य अवस्था में जो हम इंस्पायरेशन करते हैं यानी कि वायु को अंदर लेते हैं और अब वायु को बाहर निकालते हैं, यानी उच्छ्वसन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, इसमें जितनी एयर हमने अंदर भरी है उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम यानी कि ज्वारीय आयतन। इसका जो आयतन है, इसका जो मान है वो 500 ml होता है। अब प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि इन 1 मिनट के अंदर हम टोटल एयर कितनी अंदर लेंगे, है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 आया, 16 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 8000, तो टोटल कितना हो गया 6000 to 8000 ml, यानी 1 मिनट के अंदर हमने जो वायु अंदर ली और वायु जो बाहर निकाली उसका जो मान हुआ वो हुआ 6000 से 8000 ml। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ देखें आप कि एक सामान्य अवस्था में आपने इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन किया, वो हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि लंग्स तभी भी खाली नहीं होते जब हम एक्सपायरेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार में आपने इंस्पायरेशन किया, इसके बाद आप और कितना इंस्पायरेशन कर सकते हैं, वो जो एयर है वो कहलाएगी आपके निश्वसित आरक्षित आयतन या IRV, इंस्पायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, और दूसरा है एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है, इसका जो मान है वो है 1000 से 1100 ml। ठीक है, अब जो बाद में रेजिडुअल वॉल्यूम है, हमने एक बार में जो एक्सपायरेशन किया उसके बाद में भी जो एयर बची हुई है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे मैंने एक्सपायरेशन किया, अब इसके बाद में जो एयर बची हुई है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा जाए इसको।
ठीक है ना। और ये है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जो बचा हुआ है, ठीक है ना, रिजर्व है। और अवशेषी जो बचा हुआ है वो आएगा आपके रेजिडुअल, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जो इंग्लिश की टर्म है इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, और ये हो जाएगा आपके एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन और जो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ हैं उनके बारे में बात होगी। थैंक यू वेरी मच।